आज का इंसिडेंट हुआ है कानपुर में रहने वाले कुछ वकीलों के साथ। आज से ठीक 3 साल पहले 2023 के टाइम पे ये वकील सारे आपस में दोस्त हुआ करते थे। इनकी दोस्ती भी बहुत पुरानी हो गई थी, लेकिन इनकी वकालत को कंप्लीट हुए 2023 में 5 साल हो चुके थे। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई 5 साल हो गए हैं, कहीं घूमने चलते हैं। ये जो हमने 5 साल की जर्नी कंप्लीट की है, इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब इस ग्रुप में कौन कौन वकील था ये भी मैं आपको बता देता हूँ जिनके साथ ही इंसिडेंट हुआ। पहला था यश, जो कहानी का मेन कैरेक्टर है। उसके बाद था करण, मानव, और लड़कियां भी थी, महर, रिया और सिमरन। ये टोटल 6 लोग थे। 6 के 6 ने डिसाइड किया कि घूमने के लिए नैनीताल चलते हैं। अपने काम से कुछ दिन का ऑफ ले लेंगे और इस बीच में ऑफ लेंगे जिस बीच में हम सबके केसेस ना पड़ रहे हो, डेट्स ना पड़ रही हो और बीच में सैटरडे संडे का ऑफ भी मिल जाए, तो फिर हम आराम से 5 दिन मैनेज कर लेंगे। नैनीताल में मस्त सेलिब्रेशन करेंगे। 5 साल कंप्लीट हुए हैं यार, हमारी इतनी पुरानी दोस्ती हो गई है और हम लोग आज तक कहीं घूमने नहीं गए। चलो यार चलते हैं, मस्त से एंजॉय करके आएंगे, फिर अपना काम कंटिन्यू करेंगे। प्लान तो फिक्स था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जाएंगे कैसे। ये बहुत बड़ा टेंशन बन गया था इनके लिए। ये 6 लोग हैं, एक गाड़ी में हम 6 फिट नहीं हो पाएंगे। तो इनके एक सीनियर वकील साहब थे, उन्होंने कुछ समय पहले ही एक फॉर्च्यूनर खरीदी थी, बिल्कुल ब्लैक कलर की, बहुत बढ़िया चमकती हुई नई ब्लैक फॉर्च्यूनर। तो इन्होंने प्लान बनाया कि सीनियर साहब से बात करते हैं, अगर इन्होंने चाबी दे दी तो ये रोड ट्रिप बहुत ही यादगार और मजेदार हो जाएगा। अब ये चारों के चारों सीनियर साहब के पास पहुंचे और बोला, सर एक्चुअली हम ना नैनीताल जाना चाहते हैं और हमें छुट्टी भी चाहिए। अगर आप पॉसिबल होगा तो एक काम और कर सकते हैं हमारे लिए। सर हम पे ना व्हीकल जो है, हम 6 लोग हैं और मैनेज नहीं कर पा रहे हैं 6 के 6 एक गाड़ी में। अगर आप अपनी गाड़ी हमें दे देंगे 3-4 दिन के लिए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सीनियर साहब ये बात सुनते ही मना करने लगे, बोले नहीं 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 नहीं। लोगों को लगा कि सर इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि नई गाड़ी खरीदी है, और कोई भी ऐसा ही करेगा। जब भी कोई नई गाड़ी खरीदता है इतनी जल्दी अपनी गाड़ी किसी को नहीं देता है, और ऊपर से इनकी गाड़ी तो इतनी महंगी भी थी। फिर इन्होंने समझाया कि सर मेरे को गाड़ी चलानी बहुत अच्छे से आती है, ग्रुप में लगभग सबको चलानी आती है, हम संभाल कर ले जाएंगे, संभाल कर ले आएंगे। सर प्लीज दे दीजिए ना गाड़ी, सर प्लीज। बहुत कन्विंस किया, यश ने भी बहुत फोर्स किया, सर दे दीजिए। और यश के सर से कुछ फैमिली रिलेशंस भी थे, और यश ने बोलते हुए कहा, सर इतना नहीं कर सकते कि आप हमारे लिए, सर प्लीज दे दीजिए ना। तो जो सीनियर वकील साहब थे वो बोलते हैं कि ठीक है चलो, इतना बोल रहे हो तो मैं चाबी दे देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तुम इस ट्रिप पे जाओगे तो उस ट्रिप पे जाने से पहले, जब ट्रिप तुम शुरू करोगे तो तुम गाड़ी को पहले गंगा घाट लेकर जाओगे। कानपुर के रहने वाले लोगों को पता होगा कानपुर में गंगा घाट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो सीनियर वकील साहब बोलते हैं, मेरी गाड़ी ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले गंगा घाट लेकर जाना, वहां पर गाड़ी पे गंगा जल छिड़कना, स्नान करना, फिर गंगा घाट के पास एक बहुत प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर गाड़ी के साथ पहुंचना, वहां पुजारी से इस गाड़ी की पूजा कराना, उसके बाद ही तुम अपने ट्रिप के लिए आगे निकलोगे। तो ये सोचता है कि यार ट्रिप पे जाने से पहले ये सब करना पड़ेगा, लेकिन एक दिमाग में ये भी आ रहा था कि गाड़ी मिल गई है। तो फिर यश बोलता है, ठीक है सर आप बोल रहे हैं तो हम मना क्यों करेंगे, आप चाबी दीजिए। तो सीनियर वकील साहब ने यश को चाबी दे दी। यश वो गाड़ी लेकर अपने घर पे आ गया। इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम कल निकल जाएंगे और बाकी जो बचा हुआ काम है वो फटफट निपटा देते हैं, और इन लोगों ने ठीक ऐसा ही किया। अगला दिन जब निकला, सुबह सुबह यश अपनी गाड़ी में सामान रख के सबसे पहले महर के घर पर पहुंचा, महर को गाड़ी में बिठाया। बाकी जितने भी दोस्त थे उनका घर भी आसपास नजदीक में ही था, उनको एक पास के गार्डन में इकट्ठा किया। ये लोग गार्डन पहुंचे और हड़बड़ी में ये लोग घाट नहीं जा पाए, ना ही मंदिर जा पाए, और अपनी जर्नी को, उस बात को इग्नोर करके, सर की गंगा जल वाली बात को, हनुमान मंदिर वाली बात को इग्नोर करके शुरू कर दिया। नैनीताल के लिए निकल पड़े। जल्दबाजी के चक्कर में वकील साहब की बात ही भूल गए। कानपुर से थोड़ा ही आगे निकले होंगे, ज्यादा आगे नहीं निकले थे, थोड़ा सा ही आगे निकले थे, लगभग 50 से 60 किलोमीटर। उसके बाद इनको एक बहुत बड़ा भयंकर ट्रैफिक मिला। लेकिन इस ट्रैफिक में ना जब ये स्टक हो गए थे तो एक बड़ी अजीब सी चीज हो रही थी। जब भी इनकी गाड़ी चल रही थी तो हर गाड़ी का व्यक्ति इनको पलट के जरूर देख रहा था, और बड़ी अजीब सी निगाहों में। अंदर बैठे सभी लोग ये सोच रहे थे कि लोग हमें इसलिए नोटिस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्च्यूनर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, इसलिए हमको नोटिस कर रहे हैं। और रोड पे ये गाड़ी अलग ही दिखती है, डोमिनेटिंग गाड़ी है यार, ऐसा लग रहा है हम राजा हैं इस रोड पे, राजाओं की तरह चल रहे हैं, इसलिए सब लोग हमें देख रहे हैं मुड़ मुड़ के। यश ही गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रैफिक भी छट गया, 350 किलोमीटर लगभग क्रॉस हो गए थे। थोड़ी देर बाद एक शहर आने वाला था। इन लोगों ने डिसाइड किया कि पास ही में कोई ढाबा मिल जाएगा, अगर ढाबा मिल जाएगा तो वहां पे खाना वाना खा लेंगे और उसके बाद देखेंगे यहाँ स्टे करना है या फिर सीधा नॉन स्टॉप नैनीताल की तरफ चल पड़े। अब होता क्या है, अभी ये एकदम प्रॉपर प्लेन रोड पे चल रहे हैं, जंगल टाइप का इलाका है, बढ़िया से गाड़ी चल रही है। अब यश गाड़ी नहीं चला रहा है, अब गाड़ी चला रहा है मानव। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। थोड़ी आगे जाने के बाद बीच सड़क में इन्हें एक अघोरी दिखाई देता है, जो एकदम बड़ी बड़ी आंखों से इनको घूर घूर कर, इनकी गाड़ी को घूर घूर कर देख रहा था।
अंदर से बैठी हुई लड़कियां कहती हैं यहाँ पर गाड़ी स्लो करने की जरूरत नहीं है, तेजी से आगे बढ़ा लेना। भाई मैं तेज कैसे आगे बढ़ाऊं? बीच रोड में खड़ा हुआ है वो आदमी, कैसे कैसे बढ़ा दूं तेज गाड़ी में आगे? अब पता नहीं है इस तरीके से बीच में क्यों खड़ा है। ये लोग हॉर्न बजाते हैं लेकिन अघोरी जो खड़ा हुआ है रोड में वो हटा ही नहीं, और आखिरकार इनको गाड़ी रोकनी पड़ी। उस टाइम पर रोड पर ज्यादा व्हीकल थे नहीं। ये बहुत स्ट्रेंज बात होती है कि आप एक इतनी लंबी जर्नी से आ रहे हो, एक नेशनल हाईवे से आ रहे हो, वहां पे एक पॉइंट पे नेशनल हाईवे पे आपको अदर व्हीकल्स ना दिखे। अघोरी ड्राइवर सीट के पास आया, बाहर खड़ा हुआ था, एकदम ड्राइवर्स विंडो के पास आ गया और इनकी तरफ ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके इनको घूरने लगा, घूर कर देखने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां शीशे जैसी सफेद थी, जैसे उनमें कोई रोशनी ना हो, सिर्फ गहरा अंधेरा भरा हुआ था। उसके होंठ एकदम काले पड़ चुके थे। उसका जिस्म एक अजीब सी जली हुई सड़ी हुई गंध आ रही थी उसके जिस्म में से, जो पूरी गाड़ी के अंदर घुस चुकी थी। ये लोग बोलते हैं क्या हो गया बाबा, ऐसे क्यों देख रहे हो, जाने दो। बाबा बोलते हैं बड़ा सवाल मत करो, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। आधी रात का वक्त होने वाला है, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, गाड़ी से बाहर मत निकलना। ये लोग पूछते हैं क्यों बाबा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? बाबा कहते हैं तुम्हारी गाड़ी के ऊपर कोई बैठा हुआ है, कोई बहुत भयानक चीज, निकल जाओ और रुकना मत। इतना कहते ही बाबा की आवाज अचानक से बहुत गहरी हो गई, जैसे 2-3 लोग मिलकर बोल रहे हो, और उसकी उंगलियां सीधे फॉर्च्यूनर की छत की तरफ उठ गई, जैसे वो किसी को दिखा रहा हो, और जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा है। ये लोग घबराकर बोले हाँ बाबा हम नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। इन लोगों ने तुरंत अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर किया और गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़े। गाड़ी में रियर व्यू मिरर तो होता ही है। गाड़ी चलाते हुए मानव ने पीछे की तरफ देखा। बाबा अभी भी जाती हुई गाड़ी को घूर घूर कर देख रहे थे। मानव देख पा रहा था अपने कांच में पीछे बाबा को क्लियरली। इनको बड़ा अजीब लगा कि बाबा ऐसे क्यों बोल रहे हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद इनके बराबर में एक 7 सीटर कार आती है, इनोवा, एकदम बराबर से चलने लगती है। उसका कांच खुला हुआ था, इनका कांच बंद था। इनकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं थी, लेकिन इनोवा की स्पीड अच्छी खासी थी। और पता है क्या पाते हैं कि को ड्राइवर की सीट में, उस इनोवा की को ड्राइवर की सीट में एक औरत बैठी हुई है, बड़ी सुंदर सी, और उस औरत ने अपने हाथ में एक बच्चे को ले रखा है, और वो लगभग 2-3 साल का बच्चा रहा होगा। वो खिड़की के बाहर ऐसे हवा में मजे ले रहा है। लेकिन जैसे ही इनोवा इनकी गाड़ी के बराबर में आई, तो उस गाड़ी में बैठे हुए बच्चे की नजर अचानक से गाड़ी की तरफ पड़ती है, और इनकी फॉर्च्यूनर के अंदर वो देख के, वो बच्चा गाड़ी को देख के बहुत भयानक तरीके से चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाता है। वो इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा होता है कि इनकी फॉर्च्यूनर का थोड़ा सा कांच पीछे वाला खुला हुआ होता है, वहां से उस बच्चे की आवाज अंदर तक आ रही होती है। इतनी जोर से रो रहा होता है वो बच्चा, जैसे वो किसी चीज को देखकर नहीं, बल्कि किसी चीज से बचने के लिए रो रहा हो, बचने के लिए चिल्ला रहा हो। और वो बच्चा अपनी माँ की गोद में था और अंदर धसकता जा रहा था, जैसे अपनी माँ की गोद में वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हो। और अपने छोटे से हाथ से वो गाड़ी की तरफ पॉइंट करते हुए कुछ दिखा रहा था, जो बाकी लोगों में से किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये इनोवा बराबर में क्यों चल रही थी, इसका भी एक रीजन है। क्योंकि रोड के राइट साइड में बहुत उबड़ खाबड़ टाइप जमीन थी और लेफ्ट साइड में प्लेन। शायद वहां पर रोड में उस टाइम पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, रोडी वोडी टाइप पड़ी हुई थी, इससे इनोवा अपनी स्पीड बढ़ा नहीं पा रही थी, इसलिए इनोवा थोड़ी स्लो हो गई थी। और ये तो पहले से ही स्लो चल रहे थे, इसलिए ना चाहते हुए भी दोनों गाड़ियां साथ साथ में चल रही थी। और इनोवा वाली गाड़ी के अंदर जो लड़का बच्चा है, वो इनकी गाड़ी को देखकर रो रहा है। अब वो और जोर से रो रहा है, उंगली को इनकी गाड़ी की तरफ पॉइंट करते हुए दिखा रहा है। तो जो उस बच्चे की माँ है, उस बच्चे की माँ की नजर इनकी फॉर्च्यूनर की तरफ पड़ती है, और वो भी बड़ी बड़ी आंखें करके एकदम घबरा के इनकी फॉर्च्यूनर को देखने लगती है, और जल्दी से वो अपनी गाड़ी का कांच बंद कर देती है और कुछ तो पता नहीं इशारा करती है। ड्राइवर शायद उसका पति ही था, इशारा करती है, और उसका पति वहां पर उबड़ खाबड़ रोड पर बड़ी भयानक तरीके से अपनी इनोवा को तेज स्पीड से करके निकाल लेता है, जैसे वो उन लोगों से जितना जल्दी हो सके उतना दूर जाना चाह रहे हो, उस फॉर्च्यूनर से उतनी डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे हो। ये सब के सब फॉर्च्यूनर में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सब के सब इस रिएक्शन को नोटिस कर रहे थे। अब पीछे बैठी हुई लड़कियां कहती हैं अरे यार क्या सीन है, सब लोग मतलब बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, और वो भी हमारी गाड़ी को देख के। और वो अघोरी बाबा भी कुछ ऐसा अजीब सा बोल रहा था। तो ऐसे ही बात करते करते यश कहता है अरे उनका बच्चा रो रहा था, उन्होंने अपनी गाड़ी आगे निकाल ली होगी, सुसु पट्टी करना होगा उसे, या कोइंसिडेंस हो सकता है, गाड़ी कुछ अलग दिख रही होगी, इसलिए लोग ऐसे बात कर रहे हैं। सर की नई गाड़ी है, क्या पता लोग इसको देख के बोल रहे हो गाड़ी कितनी अच्छी है, या फिर इस गाड़ी का नया मॉडल कितना अच्छा आया है। और इतने में मानव कहता है अरे देखो देखो सामने एक ढाबा है, यहाँ पे रोक लेता हूँ मैं गाड़ी। थोड़ी आगे जाके इनको सही में एक अच्छा खासा ढाबा में, वहां पर कुछ और गाड़ियां भी रुकी हुई थी, वहां पर कुछ और लोग भी खाना खा रहे थे, बाहर रोड से दिखाई दे रहा था। ये लोग उस ढाबे की तरफ अपनी गाड़ी लेके निकले। गाड़ी से उतरते ही पूरी गाड़ी को चेक किया, गाड़ी में कुछ भी नहीं था, ना ही गाड़ी के ऊपर कुछ था। उसके बाद लड़के कहते हैं देखो बिना मतलब के लोग ऐसे कर रहे हैं, बिना मतलब के वो अघोरी बाबा पता नहीं क्या क्या बोल गया, गाड़ी के ऊपर कुछ नहीं बैठा है, ऐसे अजीब तरीके से लोग देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है गाड़ी के ऊपर, देखो नॉर्मल तो है गाड़ी। ये सब लोग सोचने लगते हैं हाँ यार शायद लोगों को वहम वहम हो गया होगा, कोइंसिडेंस होगा, ऐसे ही फालतू में लोग गाड़ी को देखकर रिएक्ट कर रहे हैं,
इतनी बढ़िया लग रही है यार गाड़ी, चमक रही है, एक स्क्रैच नहीं है गाड़ी पे। हाँ यार, खैर ये लोग अब ढाबे की तरफ चले, पैदल पैदल गाड़ी खड़ी करके। वहां पर पहुंचे, खाना वाना ऑर्डर किया, नॉनवेज मंगाया, मस्त चिकन चिकन लॉलीपॉप ये सब। उसको चबाते हुए मेहर अपनी टेबल से उठी और बोली कि यहाँ पर यार प्रॉपर नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक बार मैं अपने घर पे फोन कर देती हूँ, कहाँ तक पहुंची हूँ बता देती हूँ, सब ठीक है बता देती हूँ, नहीं तो घर वाले टेंशन ले रहे होंगे कि बच्ची का फोन नहीं लग रहा है। ऐसा बोल के वो अपना चिकन चबाते हुए अपना फोन लेके गाड़ी की तरफ आगे बढ़ी, और जैसे ही वो गाड़ी की तरफ आगे बढ़ी वो बहुत जोर से चीखी, बहुत जोर से, भयानक तरीके से, और फिर चुप हो गई। और ये लोग जो वहां पर खाना खा रहे थे उनको लगा मेहर को कुछ हो गया है, ये उठ के भागे अपना खाना वाना छोड़कर मेहर की तरफ। तो देखते क्या है, गाड़ी के पास मेहर बेहोश पड़ी हुई है, जैसे उसे किसी ने पीछे से एक झटके में जमीन पे पटक दिया हो। उसकी उंगलियां गाड़ी के दरवाजे पे ऐसी जमी हुई थी जैसे वो कुछ पकड़ने की कोशिश करते हुए गिर गई हो। उसको जैसे तैसे करके उठाया, पानी वानी छिड़का, मेहर से पूछा क्या हो गया मेहर तेरे को, ठीक है ना तू? तो मेहर बोलती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा यार पैर फंस गया था किसी चीज में, उसके बाद मुझे चक्कर आ गया, फिर मैं जमीन पे गिर गई। ये सब एकदम अचानक से हुआ, ऐसा लगा किसी ने मुझे धक्का दिया है, और मेरे दिल में भी ना एक घबराहट सी बैठ गई, इसलिए मेरे मुंह से बहुत जोर की चीख निकल गई। तो जो मेहर थी वो यश के थोड़ी क्लोज थी, तो यश पूछता है सचमुच में मेहर यही बात है, ठीक है ना तू? तो मेहर बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में क्या हो गया है यश? यश अपने हाथ पे नोटिस करता है, हाथ में उसके कट लग गया था और थोड़ा सा खून भी बहने लगा था, और 3 सीधी लकीरें थी, जैसे किसी ने 3 उंगलियों से एक साथ उसके स्क्रैच मार दिया हो। तो बोला अरे कुछ नहीं, तुमको उठाने की कोशिश में हड़बड़ी में शायद यहाँ पे कुछ ये झाड़ियां वाड़ियां पड़ी हैं, ये लग गई होंगी, उससे स्क्रैच लग गया होगा, या तुम्हारे नाखून होंगे, इस सब को छोड़ो, तू ठीक है ना मेहर? मेहर बोलती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अब ये लोग वापस जाते हैं उस ढाबे में, अपना खाना वाना कंप्लीट करते हैं और फिर गाड़ी में बैठते हैं, और अभी फिर मानव ड्राइव करने वाला था, और सबसे पीछे वाला रूम में, सबसे पीछे वाले जो 3rd रो होती है फॉर्च्यूनर के सबसे पीछे वाले एरिया, वहां पर यश और मेहर बैठ गए थे, और गाड़ी फिर से निकल पड़ी। खाना वाना सब कुछ हो चुका था, फ्रेश भी हो चुके थे, गाड़ी में सब लोग बैठे हुए थे, सबको नींद आने लगी थी, बस मानस अपने प्रॉपर होश में था, ब्लैक कॉफी पी रहा था लगातार गाड़ी में, और अगर कहीं रास्ते में कोई कॉफी स्टोर मिलता था तो वहां से भी कॉफी ले लेता था। पीछे बैठे हुए यश को भी नींद आने लगी और वो ऐसे अपना सर को टिका कर सो गया। थोड़ी देर बाद यश को क्या फील होता है कि जहाँ पर इसको कट लगा है ना, वहां पे इसके कोई लिक कर रहा है, और जो बगल में मेहर बैठी हुई थी वो अपनी जीभ से यश की चोट को चाट रही थी, लिटरली उसको ऐसा फील हुआ, लेकिन वो नींद में था। एक बार ऐसे आंख खोल के देखा तो उसे लगा मेरा वहम है, कुछ नहीं था, कोई नहीं चाट रहा था। उसने फिर आंख बंद कर ली। मेहर बगल में अपना सर टिका के वो भी सो रही थी, फिर ऐसे चाटने जैसा फील हुआ, पर आंख खोल के देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वो कह रहा है यार ये कैसा अजीब सा फील हो रहा है मुझे, ये कैसा भ्रम हो रहा है मेरे को। उसके बाद वो दोबारा सोने की कोशिश करता है, अब उसको हल्की हल्की गुदगुदी सी फील होने लगी, उसकी चोट की निशान पे गीला गीला हो रहा था। थोड़े आगे जाने के बाद कुछ समय बीत गया, सबको गहरी नींद लग गई, और फाइनली सुबह के वक्त के आसपास ये लोग नैनीताल पहुंच गए। वहां इन्होंने एक होटल पहले से ही ऑनलाइन देख के बुक कर रखा था, इनका जानकार था, उसके थ्रू इन्होंने होटल बुक कर लिया था। वहां पर चेक इन किया, एक बड़ा कमरा, बहुत बड़ा कमरा, स्वीट रूम जैसा, 6 के 6 उसी रूम में रुक गए, और एक एक्स्ट्रा रूम के पैसे इन्हें नहीं देने पड़े। तो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि रात भर किसी को अच्छी नींद नहीं आई है तो अब थोड़ा सो जाते हैं, बेड है, गद्दे लगे हुए हैं, वहां पर 2 बेड अलग अलग भी थे, उन बेडों को इन्होंने चिपका दिया, तीनों लड़कियां बेड में सो जाएंगी और बाकी 3 लड़के जो जमीन में गद्दा डाल रखा है वहां सो जाएंगे। ये डिसाइड करके ये लोग पूरे कमरे में अंधेरा करते हैं, प्रॉपर अंधेरा, मोटे मोटे कर्टेन से उनको लगाते हैं, अंधेरा करके ये लोग सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग सो रहे थे गहरी नींद में, पता नहीं कैसे अचानक करण की नींद खुलती है। नीचे सो रहे थे तीनों लड़के, करण की नींद खुली, वो जैसे ही जागा तो क्या देखता है कि पलंग में जो लड़की है ना मेहर, वो बैठी हुई है ऐसे अजीब तरीके से, हिल रही है, और उसका सर बहुत तेजी से एक से दूसरी तरफ झूल रहा है, और उसकी गर्दन से कट कट करके आवाज भी आ रही है, जैसे हड्डियां अपनी जगह से हट रही हो। और फिर कुछ भारी सी आवाज में मेहर बड़बड़ा भी रही है, और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मेहर क्या बड़बड़ा रही है, लेकिन कुछ तो बड़बड़ा रही थी, और उसकी आवाज कमरे की दीवारों को टकरा के 2-3 अलग आवाजों में गूंज रही थी। तो करण तुरंत ही यश और मानव को उठाता और बोलता है ओए देखना मेहर को क्या हो गया, देखना मेहर क्या कर रही है, ओए ओए उठ 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 उठ। उसके बाद ये दोनों उठे और इनके बगल में एक पर्दा था, इन्होंने उस पर्दे को खोला, कमरे में थोड़ी सी रोशनी हुई और इन लोगों ने पाया कि सिर्फ मेहर नहीं जाग रही है बल्कि रिया और सिमरन भी जाग रही हैं, और वो बिस्तर में नहीं है। रिया और सिमरन एक कोने में बैठी हुई हैं, बिल्कुल एक दूसरे को जकड़ के, और बड़ी डरी हुई नजरों से मेहर को देख रही हैं। उनकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं, पूरे कमरे में सुनाई दे रही हैं। ये लोग हड़बड़ाते हुए मेहर के पास बढ़े, मेहर को क्या हो गया भाई, ठीक तो है ना मेहर, क्या बड़बड़ा रही है मेहर, क्या हो गया तेरे को? तो मेहर अपना सर एकदम झटके से घुमाती और उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ चुकी होती हैं,
सफेद सफेद दिखाई दे रही होती है और बस एक लाइन बोलती है जो इनको थोड़ी सी समझ में आई, मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। अब ये सब लोग सोचने लगते हैं मेहर जैसी लड़की ऐसे कैसे बोल सकती है इतनी भारी आवाज में, आदमियों जैसी आवाज में बोल रही है मेहर तो। और उसकी आवाज में ये फील हो रहा था कि एक बहुत पुराना गुस्सा है जो उसकी आवाज से झलक रहा है। ये लोग घबरा गए। समझाने के लिए मानव आगे बढ़ा, मेहर तू ठीक है ना, मेहर क्या हो गया तेरे को। जैसे ही मानव मेहर के पास पहुंचा तो उसने मानव का गला पकड़ लिया बहुत जोर से, इतनी जोर से कि मानव का दम घुटने लगा, उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसके हाथों के निशान मानव के गले पर आने लगे। जैसे तैसे करके सबने मेहर की पकड़ से मानव को छुड़ाया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, यश और मेहर का रिलेशनशिप थोड़ा नजदीक है, थोड़े करीब है, तो यश आगे बढ़ा मेहर को संभालने के लिए। तुरंत मेहर के पास जाके जैसे तैसे उसने मेहर को पकड़ा और पकड़ते ही इसकी जेब में एक महाकालेश्वर का लॉकेट था। पता नहीं कैसे था, इसको याद भी नहीं था कि वो लॉकेट इस लोअर की जेब में पड़ा हुआ है। उसने उस लॉकेट को जेब से निकाला और मेहर के माथे पर टच कर दिया। महाकाल का जो प्रॉपर तिलक वाला लॉकेट होता है ना, वो वाला लॉकेट था, उस टाइप का लॉकेट था। और उसने उस लॉकेट को मेहर के माथे पे टच किया। वो बहुत जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से कि पूरे होटल के कॉरिडोर में आवाज गूंज गई और रोने लगी नॉर्मल आवाज में। बोली मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, अजीब सा हो रहा है मेरे साथ कुछ। और उसका शरीर वाइब्रेट कर रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे उन्होंने माथे से वो लॉकेट हटाया, फिर से बहुत जोर से चिल्लाई और आदमी जैसी आवाज आने लगी। अब यश का गला पकड़ लिया। जैसे तैसे करके यश ने अपना गला छुड़ाया। सब लोग समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। लड़कियां जो और भी ज्यादा डरी हुई थी, एक कोने में बैठी हुई थी, वो भी आई। दोनों लड़के भी आए। जैसे तैसे करके मेहर के हाथ को खींचा गया, यश के गले को उसके हाथ से छुड़ाया गया और बहुत भयंकर तरीके से दबाया हुआ था उसने यश का गला। यश को तो ऐसा लग रहा था कि आज उसकी जान गई। अब यहाँ पर इतनी चिल्लम चिल्ला हो गई थी कि होटल के स्टाफ को भी पता चल गया कि ऊपर वाले रूम में कुछ गड़बड़ है। होटल का स्टाफ भी भागते हुए आया और बोला क्या हो गया, क्या हो गया। इतने में दरवाजा खोला गया और जो स्टाफ के 3 लोग थे वो भी अंदर आ गए और उनको भी समझ में आ गया कि मेहर पे कुछ साया आ गया है, कोई स्पिरिट आ गई है, कोई एंटिटी आ गई है। ये बहुत अच्छी बात होती है कि कभी कभी पहाड़ी लोगों के होटल में जो स्टाफ होता है उन लोगों ने ऐसी चीजें बहुत नॉर्मली देखी होती हैं। इन सारी चीजों को वो बहुत ज्यादा मानते हैं, इन सारी चीजों में वो बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो वो कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आपकी ट्रिप तो होती रहेगी, इन मैडम को पहले हरिद्वार लेके जाओ, आप वहां गंगा जी में स्नान करवाओ। इनको कुछ लग गया है, कुछ बाहर ही आप लोग रास्ते से आ रहे होंगे, कुछ गड़बड़ हुई है आपके रास्ते में, आप वहां जाओ सबसे पहले, ये ट्रिप ब्रिप बाद में करना। ये सभी लोग होटल के स्टाफ की बात को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और तुरंत जैसे तैसे करके गाड़ी में डालते हैं मेहर को और उसी टाइम वहां से निकल जाते हैं। अब वो जो लॉकेट था महाकालेश्वर वाला, वो लॉकेट इन्होंने मेहर को पहना दिया। मेहर थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। जैसे तैसे हरिद्वार पहुंचे, वहां पे गंगा जी में मिलके सब लोगों ने स्नान किया। फिर मतलब वहां एक प्रॉपर मंदिर था, थोड़ा सा पहाड़ों में ऋषिकेश में ऊपर जाके उस मंदिर में अच्छे से लेके गए। वहां पे एक पंडित जी को दिखा के पुजारी जी को थ्रू पूजा पाठ कराया और फिर ये जो गाड़ी थी उसकी भी पूजा कराई और डिसाइड किया कि हम नैनीताल नहीं जाते हैं, हम वापस चल रहे हैं भाई। हमारी हिम्मत नहीं है दोबारा इस ट्रिप को कंप्लीट कर पाने की। इतना कुछ देख लिया है, अगर मेहर वहर को कुछ हो गया तो उसके घर वालों पे क्या बीतेगी, मेहर हमारी जिम्मेदारी है। और ऑब्वियस सी बात है, जब लड़कियां लड़कों के साथ जाती हैं तो लड़कों के सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लड़की को कुछ होना, कि लड़की सेफ रहे, उनकी सिक्योरिटी, किसी भी तरह से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके कंफर्ट को देख के होटल पे रुकना, उनके कंफर्ट को देख के, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी को देख के पेट्रोल पंप के वॉशरूम्स पे जाना, जब वो वॉशरूम जाए उस वॉशरूम के बाहर खड़ा होना, ये सब लड़कों की जिम्मेदारी होती है और ये सब लड़कों को करना भी चाहिए। ये लोग वापस कानपुर पहुंचे। कानपुर आने के बाद सीनियर सर को पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ, और फिर बोले सर कुछ गड़बड़ है क्या गाड़ी में। तो सीनियर सर बताते हैं कुछ समय पहले जब हमने ये गाड़ी ली थी तो एक दुर्घटना हो गई थी, एक एक्सीडेंट हो गया था और इस गाड़ी से किसी की डेथ हो गई थी, एक आदमी की। उसके बाद से हम इस गाड़ी को ज्यादा चलाते नहीं है, हम ट्राई कर रहे हैं इस गाड़ी को बेचने का। गाड़ी बिल्कुल नई है, गाड़ी लेने के 1 महीने के अंदर ही एक्सीडेंट हो गया था, इस चक्कर में गाड़ी बेचने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और यही रीजन था, इस वजह से मैं आपको ये गाड़ी देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि 2-3 बार मेरा बेटा भी ये चीजें फील कर चुका है। लेकिन तुम लोगों ने इतनी जिद करी और मैं तुम्हारे आगे बुरा ना बन जाऊं, तुमको ये ना लगे कि मैं तुम्हें गाड़ी देना नहीं चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें गाड़ी दे दी। और इसीलिए मैंने शर्त रखी थी कि हनुमान जी के मंदिर चले जाना, पूजा करवा लेना। लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आती है, तुम लोगों को जल्दबाजी रहती है, बिना पूजा कराए निकल गए नैनीताल। अरे एक बार फोन करके बता तो देते मुझे कि नहीं करवा पाए पूजा, मैं तुम्हें रीजन तो बता देता, कहीं मंदिर पड़ता वहां करवा लेते पूजा। वो तो भगवान की कृपा है, तुम लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। कुछ और भयानक हो जाता ना, कुछ गलत हो जाता तो लेने के देने पड़ जाते। तो फिर वहीं पे लोगों ने कसम खा ली कि आज के बाद कभी ऐसे घूमने फिरने जाएंगे
कुछ भी करने जाएंगे तो भाई कभी किसी और की गाड़ी से नहीं जाएंगे, टैक्सी भी नहीं लेंगे, अपने ही व्हीकल से जाएंगे। पता नहीं दुनिया में कौन सा इंसान अपनी कौन सी चीज में क्या छुपा कर बैठा हो, अपने मन में क्या लिए बैठा हो। और इस इंसिडेंट के बाद यश ने अपनी एक नई गाड़ी ली, इनोवा की हाई क्रॉस, और फिर उसके बाद ये लोग एक ट्रिप करके भी आए। लेकिन उस ट्रिप के दौरान महाकालेश्वर का लॉकेट और ट्रिप में जाने से पहले मंदिर में मत्था टेकना और पूजा करना, ये सब चीजें इन्होंने पहले ही कर ली थी। तो ये थी कुछ वकीलों की कहानी, यश की कहानी, एक नैनीताल के ट्रिप की कहानी जो बन गई इनकी लाइफ की सबसे बड़ी सीख। अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल घटना, कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई भी ऐसी स्टोरी हो आपके पास, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपनी कहानी मुझे बता सकते हैं। और अगर आप अपनी कहानी का मुझे वॉइस नोट भेजना चाहें तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मेरा नाम है नकुल शर्मा और आप देख रहे हैं द ओनली नकुल। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारे लिए रोज वीडियो लेके आता हूँ। और हाँ, अपनी कहानी भेजना मत भूलना, क्या पता अगला एपिसोड आपकी कहानी का हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द, बहुत जल्द क्या, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।